हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के रिवीजन क्लास में चैप्टर सेकंड देखने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्या, काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो इसमें सबसे पहला हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे मोशन ऑफ ए लिंक। अब मोशन ऑफ ए लिंक इसमें हम एक्चुअली में देखें क्या कि एक लिंक का, ठीक है, कोई भी मैकेनिज्म है उसमें एक लिंक लगा हुआ है अगर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो लिंक से मिलकर बने होते हैं। तो कोई भी मैकेनिज्म में अगर कोई लिंक है तो उस लिंक का वेलासिटी क्या होगा, यही हम लोग देखने जा रहे हैं। गति, लिंक का मोशन ऑफ ए लिंक यानी लिंक की गति से मतलब है हम उसकी वेलोसिटी देखने जा रहे हैं। ठीक है, उस लिंक के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, यानी कि रेखीय वेग क्या होगा, और उस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी अगर दिया हो तो। ठीक है, तो देखते हैं जैसे यहाँ पे एक लिंक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको एक लिंक दिखाया गया, ठीक है, ओ ए लिंक है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यानी कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, तो माना एक दृढ़ लिंक जिसकी लंबाई या फिक्स पॉइंट अबाउट के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। ठीक है, काउंटर क्लॉक दिशा में। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद ये यहीं पे हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ समय डेल्टा टी के बाद, कुछ समय डेल्टा टी के बाद, ठीक है, डेल्टा थीटा एंगल टर्न हो जाता है लिंक। ठीक है, और पॉइंट ए कहाँ, ए डैश पे आ जाता है। ठीक है, तो इस दौरान जो है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि हम चाहते हैं इस पॉइंट ए का इस ओ के सापेक्ष, ठीक है, वेलोसिटी निकालना। तो हम देखेंगे कि ए पॉइंट, ठीक है, इनिशियली कहाँ, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर गया है। तो दूरी क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या होता है, तो यहाँ पे आर्क की तरह है डिस्टेंस, तो आर्क होगा रेडियस मतलब चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, तो यहाँ हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी टाइम में गया तो डेल्टा टी। ठीक है, और अगर जो है हम यही कह दें कि अगर ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, और कहें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो लिमिटिंग सेंस में हम कर देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर और डी थीटा अपान डी टी हो जाएगा क्या, ओमेगा। यानी कि जो ए पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी होगा वो आर ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ आर्क ए डैश अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, या वी ए ओ लिखने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ। ठीक है ना, यानी ए का ओ के सापेक्ष वेग। ठीक है, यहाँ पे प्रूव किया डेल्टा टी टेंस टू जीरो में, तो क्या कर दिया गया, आर डी थीटा अपॉन डी टी, और आर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओमेगा के बराबर होगा। यानी किसी भी कोई भी लिंक है, अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस पॉइंट के एकदम परपेंडिकुलर, इस लिंक के क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये ध्यान देंगे ये लिंक के लंबवत होता है वेग। तो लीनियर वेलोसिटी जो होगा वी ए ओ, मतलब अगर ए पॉइंट है ओ पॉइंट है तो वी ए ओ होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ इस तरह से दिया जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है वो आर ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो यही है ओमेगा आर के बराबर या आर ओमेगा के बराबर। ठीक, और ये जो होता है वेलोसिटी जो होता है लंबवत होता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं, इतना ही हमको जानना था इसमें। ठीक है, अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट आता है उसमें, मान लीजिए, ठीक है, कोई मान लीजिए यही लिंक था, लिंक ये है, ठीक है, लिंक ये है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, कोई मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे बी है, ठीक है, और इस बी का अगर हमको रेखीय वेग निकालना हो, ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे देखिए ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओ ए अपान क्या कर देंगे, ओमेगा ओ बी कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओ बी अपान ओ ए, और यहाँ पे जो होता है आपका मीन्स ये वेक्टर फॉर्म क्या है, एक्चुअली में इसके कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे कि मतलब हम मान लीजिए इसका, इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम किसी ग्राफ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ पे ऐसे दिखाएंगे, किसे दिखाते हैं, ओ ए से, मतलब अगर हम लिख रहे हैं वी ए ओ वेलोसिटी वेक्टर,
तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, वेक्टर ओ ए से दिखाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए से जब हमने दिखाया है तो इसी पर कहीं पॉइंट बी होगा, स्मॉल बी होगा, मीन्स पॉइंट बी का ओ बी किसको बताएगा, तब ओ बी बताएगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ओ। तो ये जो होते हैं सेम रेशियो में एक्चुअली में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे इस वेक्टर का, मान लीजिए वेक्टर ओ बी लिख रहे हैं और वेक्टर ओ ए लिख रहे हैं, सॉरी ऊपर ए है तो ओ ए ऊपर रहेगा और नीचे ओ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए अपान ओ बी, ओमेगा ओ ए जब करेंगे, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ओमेगा समान होगा, तो यानी ओ बी अपान ओ ए। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी का वेग होगा, ठीक है, और जो ए का वेग होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा दोनों के वेग का, वो किस रेशियो में डिवाइडेड होगा, लिंक पर जो है, यहाँ पे ओ ए है तो यहाँ पे ओ ए होगा, सॉरी, और यहाँ पे ओ बी है तो ओ बी होगा, उस रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, जिस रेशियो में वो पॉइंट उस लिंक को डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो यही चीज लिखा आता है, बी जिस रेशियो में ओ ए को बांटता है उसी रेशियो में बी पॉइंट लिंक ओ ए को बांटता है। ठीक है, यानी कि ये प्रोपोर्शन सेम होंगे, मतलब इसमें जो रेशियो होगा, मान लीजिए अगर 2:1 का रेशियो है तो ये भी 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है ना, इसमें भी तो हमेशा किसी लिंक के वेग को ऐसे दिखाएंगे और लिंक के लंबवत होगा। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट होगा तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट को उसी रेशियो में बांट देंगे, जैसे बी यहाँ पर है तो बी स्मॉल बी यहाँ। ठीक है, ये सब चीजें बताए हुए हैं, अगर पढ़े होंगे तो ये रिवीजन के, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए मेन पॉइंट हमारा आता है, जो मेन मतलब इसका है, वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ ए 4 बार मैकेनिज्म, यानी कि 4 बार कोई मैकेनिज्म है तो उसका वेलोसिटी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चित्र ए में एक 4 बार मैकेनिज्म एबीसीडी दिखाया गया, जिसमें एडी फिक्स है, ठीक है, और बीसी कपलर है, एबी जो है आप लोग जानते हैं 4 बार मैकेनिज्म में सारी चीजें, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो इस परिस्थितियों में जो आउटपुट लिंक सीडी के पॉइंट सी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, किसका निकालना, हमको सी का एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी कि पॉइंट ए के अबाउट वेलोसिटी निकालना। एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालने का मतलब होता है जो फिक्स्ड लिंक है उसके अबाउट, फिक्स्ड लिंक पर कोई भी पॉइंट है उसके अबाउट वेलोसिटी निकालना। तो यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी चीज होता है कि आप वेक्टर इक्वेशन लिख पाए तो सही है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि सी का अगर वेग हम लिखना चाहें तो उसको बांट सकते हैं 2 जगहों पर। तो अगर लिखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू ए, तो हम क्या लिखेंगे, वी सी ए। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ये बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी प्लस बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया वेलोसिटी के लिए। अगर इसको ये तो वेलोसिटी के फॉर्म में, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए सी वेक्टर, इसको लिखते हैं बी सी वेक्टर, उल्टा लिखते हैं। ठीक है ना, और इसको लिखते हैं ए बी वेक्टर। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं वेलोसिटी अब सी रिलेटिव टू ए चाहे डी सेम ही होगा, क्योंकि ए भी स्थिर है और डी भी स्थिर है। ठीक है, तो दोनों स्थिर हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो ए सी जो होगा वो एक्चुअली में डी सी के बराबर, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो इतना हम चेंज कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, ए सी और डी सी सेम ही है, यानी सी का वेग डी के रिस्पेक्ट में, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ सी, और बी सी और ए बी। तो इसमें देखिए ए बी ज्ञात रहता है, ए बी ज्ञात रहेगा। कैसे ज्ञात रहेगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ए बी क्या है, ए बी का कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है ना, तो बी का ए के सापेक्ष वेग अभी तो हमने पढ़ा, इस बी का ए के सापेक्ष वेग अभी तो हमने पढ़ा, एक लिंक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है तो इसका वेग जो होगा इसके लंबवत डायरेक्शन में होगा, लंबवत। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर होगा। आर मतलब ये लिंक की लंबाई, यानी ए बी ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सॉरी, ए बी ओमेगा के बराबर होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए जब भी आपको सवाल देता है, ठीक है, ये तो वेलोसिटी एनालिसिस है अलग चीज, लेकिन जब भी आपको सवाल देता है तो सवाल में ये कहता है कि चारों लिंक की लंबाई दी हुई है। तो पहले आप आप लोग पहले किए भी होंगे, क्या करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि जो 4 बार मैकेनिज्म है पहले उसको बनाएंगे।
फिर क्या करेंगे, एक का दिया रहता है कोणीय वेग या आरपीएम भी दिया हो सकता है। अगर आरपीएम में दिया हो एन तो कैसे ओमेगा निकालेंगे, तो ओमेगा होता है 2πn/60। तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं। अगर आरपीएम दिया चाहे ओमेगा दिया तो कोई भी, मतलब ओमेगा तो निकाल ही लेंगे। फिर लिंक की लंबाई आपको पता ही रहेगी, उसमें लिंक की लंबाई के जैसे गुणा कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वी ए बी मिल जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड कहने का मतलब, अब वो क्या होता है इसके लंबवत। तो क्या करते हैं आप इसके लंबवत रख के एक रेखा खींचते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। कलर तो इसका जो है एक्चुअली में चलिए कोई बात नहीं, इसके लंबवत क्या करेंगे, यहाँ पे रेखा खींचेंगे जैसे यहाँ पर खींचा गया है, ठीक है। इस सॉरी यहाँ पे जो खींचा गया है ए बी, क्या किया गया है, ये रेखा खींचा गया है, ठीक है। ए बी ऐसे खींचा गया है, जो कि ए बी कैसे आप निकालते हैं, ए बी एक्चुअली में आप निकालते हैं इसका स्केल बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए आपको वेलोसिटी मिला वी ए बी, वो मिला 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड को दिखाता है। तो आप क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, आप रेखा खींचेंगे। तो क्या करते हैं आप 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देते हैं। तो ऐसे जो है इसके लंबवत होना चाहिए दूसरा चीज, और ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इस दिशा में ऐसे लंबवत खींचा गया है, यही ए बी, ठीक है। ये मान के चलिए कि ये क्या है, ये जो खींचा गया लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन ये करते हैं, अब जानते हैं बीसी का हमको पता नहीं मैग्नीट्यूड। इस इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा चीज को, आपके पास इक्वेशन है, सॉरी, ये डी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो देखिए ये वेक्टर, जब तक आप ये पूरा वेक्टर ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब ये वाला, तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आप क्या कर दिए ए बी पहले खींच दिए, कितने का, 5 सेंटीमीटर का ए बी खींच दिए, इसके लंबवत हो गया। अब आपको सी नहीं पता है कहाँ पे होगा, अब बी से लेकिन बनाना है, बी से सी जोड़ना है। तो बी पर आप जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे पहले। अब उसके बाद देखेंगे बी सी, क्योंकि हमको बी सी चाहिए। तो बी सी मतलब इसका लीनियर वेलोसिटी, सी का बी के सापेक्ष। लेकिन वो तो हमको पता ही नहीं है, बीसी हमको पता ही नहीं है। तो लेकिन एक चीज पता होता है कि उसका डायरेक्शन किधर की ओर का। कोई भी लिंक अगर टर्निंग लिंक है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लंबवत क्या करते हैं, बी से इस बीसी के लंबवत क्या कर देते हैं, एक लाइन ऊपर और नीचे खींच देते हैं, जैसे कि ये लाइन खींचा गया आपके सामने, ठीक है ना, ये लाइन जैसे कि खींचा गया। अब क्या करेंगे, अब यही पॉइंट ए होगा, यही पॉइंट डी होगा, हम जानते हैं, क्योंकि दोनों फिक्स है तो दोनों सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी डायग्राम पर। ये क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है, नीचे वाला क्या है, वेलोसिटी डायग्राम है, और ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। तो ये जो है आपका ए से परपेंडिकुलर खींच लेंगे। उसके बाद डी से, डी सी क्योंकि हमको अब चाहिए, डी सी मिलाना है, तो डी से हम खींचेंगे किसके लंबवत, डी सी के लंबवत। तो डी सी के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और जहाँ पे इस लाइन को ये जाके काट देता है, जैसे यहाँ पे जाता है काटता है, वही पॉइंट हमारा सी होगा, आराम से मिल जाएगा। फिर हम मिला देंगे, ये इधर की ओर इस डायरेक्शन में ए बी हो गया, इस डायरेक्शन में बी सी हो गया, और इस डायरेक्शन में डी सी हो गया। अब इसको जैसे ही आप मापेंगे तो मेजर कर लेंगे, मान लीजिए मेजर करने पर आपका आता है 4.5 सेंटीमीटर। इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। यही सी डी क्या है, सी डी जो लंबाई है, डी सी जो लंबाई है, वो क्या दिखाता है, वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू डी, यानी सी का डी के सापेक्ष वेग या ए के सापेक्ष वेग, दोनों बात एक ही हुआ, क्योंकि ए और डी दोनों स्थिर हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर जैसे मेजर करते हैं तो पैमाने पर 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, तो 2 से गुणा करा लेंगे, तो आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, सी का अब्सोल्यूट वेलोसिटी या सी का निरपेक्ष वेग मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी लीनियर वाला। तो इस तरह से आप क्या कर लेते हैं,
तो देखिए आपका इसका जो है आपको क्या पता था, ओमेगा पता था, आपने इसका क्या किया, लीनियर वेलोसिटी पता किया इसका आप इस लिंक का देखिए, अगर इसका इसके सापेक्ष कहेंगे तो इसका इसके सापेक्ष केवल BC होगा, ठीक है। तो इसका आप कोणीय अभी क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे रेखी वेग निकाल लेंगे, यानी इसका V निकाल लेंगे, इस लिंक का निकल गया। अगर इस लिंक का आपको ओमेगा निकालना तो क्या करेंगे, तो अभी हम देख रहे हैं V बराबर R ओमेगा होता है, तो इस लिंक का अगर ओमेगा निकालना तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। यानी कि जो भी V निकल रहा है, ये लंबाई निकल रहा है, उसमें क्या करेंगे, जो पैमाने से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें क्या कर देंगे, इस लिंक के लंबाई से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कोणीय वेग भी निकल गया, ठीक है, वो भी निकल गया। और इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब इसका इसके सापेक्ष प्लस ये दोनों जोड़ के हो गया, ठीक है, जो कि ये रेखा बताता है वो भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। अगर बोल रहा है C का D के सापेक्ष वेग, तो वो यही लाइन जो है उसको भी बताता है, यानी इसका भी आपको लीनियर वेलोसिटी पता चल गया, यानी रेखीय वेग। अब कोणीय वेग बचता है, तो कोणीय वेग निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इसके रेखीय वेग में इसके लंबाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भी इसका मिल जाएगा। लेकिन बात होती है अब दिशा की, तो दिशा ये डायग्राम बताता है, ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर दिशा है। तब इसका देखिए, इसका दिशा इधर से D से किधर की ओर है, ध्यान से देखिए, B से किधर की ओर है, B से इधर की ओर है, यानी कि ये कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इस स्पेशल कॉन्फ़िगर, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी बनता है ये इसी कॉन्फ़िगरेशन पे बनता है, ठीक है ना। तो इसका जो होगा इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज होगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका देखिए तो C से D, तो C से D इधर की ओर है, ठीक है ना, C से D इधर की ओर है, D से C इधर की ओर है, तो D से C इधर की ओर, यानी ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज पता चल गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको सारी चीजें पता चल गई, इसमें हर एक लिंक का लीनियर वेलोसिटी पता चल गया, हर एक लिंक का एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है, उसके डायरेक्शन भी पता चल गए। पहले तो मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, यानी परिमाण निकाला, उसके बाद हमने क्या किया है, एक एक का डायरेक्शन निकाला है, ठीक है। तो यहां से आपको पूरा चीज पता चल जाता है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब जो है कुछ है नहीं, सारी चीजें हम बता दी। अगर किसी को लिखना होगा तो बाद में इस सब को हम जो है स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, रोक के आप लिख सकते हैं एक एक पॉइंट को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम मूव करते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, आप जो है पूरा जो है रोक के पूरा लिख सकते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है। लेकिन हम सारी चीजें वहीं पे बता दिए हैं, तो आप जो है जो भी चीजें बताएं अगर ध्यान से सुने होंगे और फिर इसको एक एक करके एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ भी लेते हैं, तो एकदम आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा और वेलोसिटी डायग्राम आपको कहीं नहीं परेशान करेगा, ठीक है। और ये इंटरमीडिएट पॉइंट वाला आपको उसी में बता दिए, ठीक है। कहीं भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटरमीडिएट पॉइंट को उसी रेशियो में, लिंक को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में वेक्टर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका, और एंगुलर वेलोसिटी वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी वही बताया गया है एक एक करके, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रबिंग, यानी रगड़ वेग, ठीक है, रबिंग वेलोसिटी भी बोलते हैं, या वेलोसिटी ऑफ रबिंग सही से बोले तो, यानी कि रगड़ वेग। ये क्या है, एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो लिंक जो जुड़ा होगा अगर पिन ज्वाइंट के द्वारा यानी टर्निंग पेयर के द्वारा, तो उसमें ऐसा कुछ जो कनेक्शन होता है, क्या होता है, एक लिंक में एक पिन बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको पिन, ठीक है, और एक लिंक में ऐसे होल बना दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, इन दोनों को ले आगे से लगा दिया जाता है। आप लोग जानते हैं पिन में होल को लगा देंगे तो आपका लिंक बन जाएगा, बंध जाएगा। अब दोनों टर्निंग के लिए मतलब वो रहेंगे क्या बोलते हैं, फ्री रहेंगे। तो अब इसका हम जो है इधर से देख के मतलब ये क्रॉस सेक्शन इसका हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ पे रगड़ने के कारण मतलब यहाँ पे इस पिन पर
दोनों लिंक के मोशन के कारण, रगड़ने के कारण जो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी आता है, इस पॉइंट पे जो वेग आता है, रेखी वेग, उसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रबिंग बोलते हैं। ठीक है, और वो किसके कारण होता है? दोनों लिंक्स के रिलेटिव मोशन के कारण होता है। तो जैसे अभी एक लिंक, जैसे कि पीछे वाले में जाएं, अगर पीछे वाले में याद करिए तो आपका पीछे वाले फिगर में ये कुछ ऐसा फिगर था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रबिंग हमेशा किसी न किसी में रहेगा। तो इधर की ओर ओमेगा था, मान लीजिए इसका ओमेगा 1 है वेलोसिटी, और इसका इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज था ओमेगा 2, और इसका इधर क्लॉकवाइज था ओमेगा 3, था ना। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट पे हम अगर वेलोसिटी ऑफ रबिंग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? ओमेगा, दो लिंक का हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये लिंक बताइए, कोई ये लिंक तो स्थिर है, तो इस लिंक का कोई ओमेगा होगा ही नहीं, तो जो भी है इसी का है। तो क्या करेंगे? ओमेगा 1 इंटू इस पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पर जो रेडियस है पिन का, आर ए से लिखते हैं, यानी इस पिन का क्या है? रेडियस, ये इतना दूरी, यही आर ए है, इससे गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है? वेलोसिटी ऑफ रबिंग एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारा क्या मिल जाता है? वेलोसिटी ऑफ रबिंग। इसी तरह से इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक इस पर भी मोशन कर रहा है। लेकिन समस्या आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोनों लिंक मोशन कर रहे हैं, तो उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेग लेंगे, ठीक है, सापेक्षिक वेग। तो एक किधर की ओर मोशन कर रहा है? एक क्लॉकवाइज, एक किससे कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? एंगुलर वेलोसिटी जोड़ लिए जाएंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों इफेक्टिवली कितना होगा? जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, एनालॉजी की। एक ट्रेन, अगर दो ट्रेन मोशन कर रहे हैं, एक ट्रेन पूरब की ओर जा रहा है कुछ स्पीड से, दूसरा ट्रेन पश्चिम की ओर जा रहा है कुछ स्पीड में, कोई आदमी बीच में खड़ा है, तो दोनों को सेपरेट होते हुए, अलग होते हुए कितने से देखेगा? अगर एक 10 से दूसरा 20 से जा रहा है, तो 10 20 प्लस 30 से देखेगा ना, 30 मीटर पर सेकंड से देखेगा कि दोनों अलग हो रहे हैं। तो सेम बात वहां यहाँ पर भी, अगर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से, तो दोनों को जोड़ लेंगे और इंटू क्या कर देंगे? इस पॉइंट पे पिन जो लगा होगा, मतलब ऐसे जो पिन लगा होगा उसका रेडियस, तो मान लीजिए बी पॉइंट है तो आर बी लिख दिया। ठीक है, बी पॉइंट है तो क्या लिख दिया? आर बी लिख दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो दोनों अपोजिट में, तो दोनों जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आया, एंटी क्लॉकवाइज होके न होके ये भी क्लॉकवाइज ही हो, ये भी क्लॉकवाइज ही हो, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? दोनों क्लॉकवाइज हैं, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों में से जो अधिक होता, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 में से, उसमें क्या कर लेते? ओमेगा 3 मान लीजिए अगर बड़ा होता, तो ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 2 कर लेते, और क्या कर, इस पर जो रेडियस है ओमेगा आर सी, उससे गुणा करा देते। तो इस तरह से हम लोग रगड़ वेग यानी वेलोसिटी ऑफ रबिंग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे एक एक करके डिस्क्राइब की गई है। इसमें भी वही सारी चीजें हैं। इसमें भी वही सारी चीजें हैं। अब देखिए, अब वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अगर एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म था, अभी तो था 4 बार मैकेनिज्म, अगर एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म आ गया, तो उसका हम वेलोसिटी एनालिसिस कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमको क्या पता रहेगा? नॉर्मली हमको पता रहेगा कि जो आपका क्रैंक है वो ओमेगा, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। तो इसका वेलोसिटी एनालिसिस कैसे करेंगे? हम लोग निकालना चाहते हैं पॉइंट बी का वेलोसिटी, यानी पिस्टन का ही वेलोसिटी। तो अगर हम पिस्टन का वेलोसिटी या पॉइंट बी का लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे अपना वेक्टर इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ बी और रिलेटिव टू वो निकालेंगे, क्योंकि हम भी स्थिर रहते हैं और चाहते हैं कि स्थिर रिफरेंस से हम वेलोसिटी निकालें। ठीक है ना, हमेशा जो है वेलोसिटी मोशन एनालिसिस में हमेशा रिफरेंस का ध्यान रखा करें हमेशा। ठीक है, आप किस रिफरेंस से एनालाइज करना चाह रहे हैं चीजों को, कहीं वो मूविंग फ्रेम तो नहीं है आपका, मूविंग फ्रेम ऑफ रिफरेंस, कहीं स्टैटिक मतलब स्थिर है कि कैसा है,
ये बहुत मायने रखता है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो हमेशा अपना एक रिफरेंस पहले फिक्स करिए कि ये हमारा पॉइंट है, इसी के रिफरेंस में हम सारी चीजें एनालाइज कर रहे हैं। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दे, अगर हमारी स्थिति पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे 4 आदमी बैठे, 4 आदमी हो, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से बताएंगे कि मेरे मतलब मेरे यहाँ से इतने दूर है, मेरे यहाँ से इतने दूर है, मेरे यहाँ से, तो सबके रिफरेंस में अलग अलग हो गया पोजीशन मेरा, सबने अपने हिसाब से बताया, पोजीशन सब में डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए रिफरेंस पक्का करना सबसे जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, कहीं भी अब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाला जा रहा है, इसका मतलब देखिए अब्सोल्यूट तो वेलोसिटी कोई नाम का चीज है नहीं, एक तो पहले जान लीजिए, लेकिन निकाला जाता भी है अगर तो है क्या, किससे, ये चीजें अब्सोल्यूट वाला जो बात बोल रहे हैं अभी आपको पहले बताए हुए हैं, ठीक है, जब पढ़ाए हुए। तो दूसरा चीज ये है कि जब भी हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो स्थिर मान के निकालते हैं, मतलब किसके सापेक्ष निकालते हैं, स्थिर बिंदु या स्थिर रिफरेंस के सापेक्ष। तो स्थिर जैसे यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे पॉइंट G है, तो ये O और G दोनों क्या स्थिर पॉइंट है, तो उनके सापेक्षिक वेग होगा, यानी वेक्टर v मतलब b वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू O, या इसी को आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू G, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b, इसको ऐसे बांट सकते हैं रिलेटिव टू A यानी VBA प्लस वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू O यानी VAO। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चाहे OB लिखिए या फिर BG लिखिए, सॉरी GB लिखिए, ये वेक्टर बराबर होना चाहिए कौन सा वेक्टर, इसको पहले लिख लेते हैं, तो वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AB। तो इसको क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे GB वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस AB। तो यहां से हम लोग एक पहले क्या बनाएंगे, इन तीनों वेक्टर्स को लेकर के एक क्या बनाएंगे हम लोग, एक हम लोग बनाएंगे वेक्टर वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है ना, मतलब वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, जिसी को हम लोग वेलोसिटी डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर जो दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे गए हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए जो डायग्राम बनेगा वेक्टर डायग्राम, वो वेलोसिटी डायग्राम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, क्योंकि हमको OA पता रहेगा तो OA खींचेंगे। क्यों OA पता है, क्योंकि हमको पता है कि A लिंक ओमेगा एंगुलर स्पीड से, या फिर अगर RPM दिया है तो n RPM से मूव कर रहा है, तो ओमेगा निकालने के लिए आप क्या कर देंगे 2πn/60, ठीक है, इतना कर देंगे तो RPM में दिया तो ओमेगा आपको मिल जाएगा। फिर ओमेगा में उस लिंक के लंबाई से जब गुणा कराएंगे ओमेगा इंटू OA, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी A का O के सापेक्ष लीनियर वेलोसिटी का परिमाण कितना है वो मिल जाएगा। तो परिमाण जैसे मिल जाएगा, जैसे वही पिछले क्वेश्चन में जैसे हुआ था, मान लीजिए वो परिमाण मिल रहा है VAO 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड अगर परिमाण मिल रहा है, तो आपको 10 मीटर पर सेकेंड थोड़ी कागज पे खींच पाएंगे, चाहे यहाँ पे स्केल पे, तो आपको एक स्केल मानना पड़ेगा, चाहे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड मानिए, चाहे 2 मीटर पर सेकेंड मानिए, जैसा स्केल आपको जरूरत लगे, ठीक है। तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि हमको 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, रेखा खींचना है। लेकिन हम जानते हैं कि ये अगर एक लिंक रोटेट कर रहा है, तो जो लीनियर वेलोसिटी होगा उस लिंक के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, अभी हमने देखा। तो क्या करेंगे, OA के लंबवत एक रेखा खींच लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने खींचा लिंक OA के लंबवत OA रेखा खींचेंगे, ठीक है, जो वेक्टर होगा एक्चुअली में OA वेक्टर खींचेंगे, ठीक, जो कि अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में कैपिटल लेटर से दिखाते हैं तो कैपिटल OA है, यहाँ पे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं स्मॉल OA है, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये तो मिल गया। ये कितने का था, जिस स्केल पर था हमारा, मतलब 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, OA वेक्टर मिल गया, अब उसमें हमको AB वेक्टर को जोड़ना है। तो यानी जो भी वेक्टर खींचा जाएगा वो कहां से खींचा जाएगा, पॉइंट A से। देखिए यही कॉमन पॉइंट है दोनों में, तो पॉइंट A से खींचा जाएगा। लेकिन हमको नहीं पता कि B का एक्चुअली में AB का वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमको नहीं पता है, उसका परिमाण नहीं पता, लेकिन दिशा पता है, क्योंकि ये टर्निंग लिंक है, एक रोटेटिंग लिंक है, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करेंगे, A पॉइंट से ही क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर किसके लंबवत, किसके परपेंडिकुलर, लंबवत OA AB लिंक के लंबवत क्या कर दिया, ऐसे हमने लाइन खींच दिया, जो कि यहाँ पे दिखाया गया आपको, ठीक है। ऐसे लंबवत क्या कर दिया गया, लाइन खींच दिया गया।
चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच दिया गया। अब इसी लाइन पे इसको ऊपर और नीचे दोनों ओर खींचते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी बढ़ाते हैं नीचे भी बढ़ाते हैं। अब इसी पर कहीं ना कहीं पॉइंट आपका बी मिलेगा जो कि मतलब रहेगा। तो पॉइंट ए तो अभी बी मिला नहीं हमको, ठीक है। देखिए बी कैसे मिलता है, अब देखते हैं हम लोग अगला वेक्टर। अगला वेक्टर क्या है, जीबी, ठीक है, जीबी कह लीजिए या ओबी, यानी जी से या ओ से, जो कि स्थिर बिंदु है, दोनों बिंदु स्थिर हैं, तो इन दोनों का वेलोसिटी जीरो होगा, तो एक पॉइंट से दिखाया जा रहा है इसीलिए। तो यहाँ पे जो जी और ओ पॉइंट है, इनसे क्या करना है हमको, ओ बी वेक्टर या जी बी वेक्टर खींचना है, ओ बी कह लीजिए चाहे जी बी। तो जी बी वेक्टर खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी और बी का देखना पड़ेगा मोशन कैसे है। तो जी के रिस्पेक्ट में बी कैसा है, ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है, ऐसे एक रेखा में मोशन कर रहा है। तो बी का जो एक्चुअली में वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस रेखा में होगा। तो इसके पैरेलल, इसके समांतर, जिस रेखा में मोशन कर रहा है उसी के समांतर यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी के पैरेलल ये लाइन खींचा गया है, और जाके जहां पे इस लाइन को काटेगा, ये वाले लाइन को, ये पॉइंट हमारा बी मिल जाएगा। इस तरह से जी भी हमारा मिल जाता है, जो कि बी का निरपेक्ष वेग है, यानी पिस्टन का निरपेक्ष वेग है, चाहे जी के सापेक्ष कहिए चाहे ओ के सापेक्ष कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीजी मिल जाता है। इसी तरह से बाकी सब जो पीछे वाले में बताए हैं, अब इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी अगर आपको निकालना है तो वीबीए है आपके सामने, और कोणीय वेग निकालना है तो आपको बताए हैं, क्या करिए, लीनियर वेलोसिटी में उस लिंक के लंबाई से भाग कर दीजिए। तो जैसे अगर इसका निकालना हो ए बी का कोणीय वेग, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं जो एंगुलर मोशन करी, दो ही लिंक हैं, एक का तो हमको पता है, दूसरे का नहीं पता है। वी तो यहाँ से हमको पता चल गया, ये ए बी से, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो कैसे निकलेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिंक का लीनियर वेलोसिटी अपॉन क्या कर देंगे, इस लिंक के लंबाई से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा काम बन जाता है इसमें भी। तो वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ स्लाइडर कैंग मैकेनिज्म बिल्कुल यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम स्लाइड को थोड़ा मूव कराते हैं, आप जो है पढ़ लेंगे, उसको लिख लेंगे, अगर लिखना होगा तो रोक के आप करेंगे ये सब बाद में। अब उसके बाद यहाँ पे वही सारी चीजें दी गई हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक आता है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर या सिंपली बोलते हैं आई सेंटर, इसका क्या मतलब है, तत्कालिक केंद्र, ठीक है। तो इसको एक फिगर से ही हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ही सही तरीका है हमारा समझने का, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ देते हैं फिर बता दें। माना एक प्लेन बॉडी पी दूसरे प्लेन बॉडी क्यू के सापेक्ष नॉन लीनियर मोशन करता है। नॉन लीनियर मतलब लीनियर मोशन नहीं है, एंगुलर या किसी सर्कुलर पाथ पर, किसी कर्वी पाथ पर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, किसी कर्वी पाथ पर, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो किसी क्षण बॉडी पी पर दो बिंदुओं ए तथा बी का वेग, रेखी वेग क्रमशः वी ए और बी बी है, जो कि चित्रानुसार दिशाओं में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिगर दिखा के आपको बताते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे क्या है आपके सामने कि एक बॉडी P है, एक बॉडी Q है। तो P Q के सापेक्ष क्या कर रहा है, नॉन लीनियर मोशन कर रहा है। और बॉडी P पर दो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर A और यहाँ पर B, इनके लीनियर वेलोसिटी, पॉइंट A का लीनियर वेलोसिटी VA इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मान लीजिए। और इस पॉइंट B का लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पहले हमने मान लिया कि यही है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी तो पता चल गया। अब इसके क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इसके लंबवत हम इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने अभी लिंक देखा, जब भी लिंक का मोशन हो रहा था, एक लिंक का अगर एंगुलर मोशन हो रहा था तो क्या था, इसी लिंक के लंबवत लीनियर वेलोसिटी था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अगर हम लंबवत रेखा खींचे, मतलब केवल अगर हमको लीनियर वेलोसिटी पता, इसके लंबवत रेखा खींचे, तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट माना जा सकता है कि ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि रोटेटिंग लिंक में यही कंडीशन था, ठीक है। तो इसके लंबवत खींच दिया और इसके लंबवत खींच दिया, तो
तो इसके लंबवत खींचने से पता चला इसी पॉइंट पे कहीं होगा और इसी लाइन पे होगा सॉरी, और इसके लंबवत खींचा तो इस लाइन पे होगा। अब दोनों जहां पे काट देते हैं वही मेनली पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के अबाउट हम मान सकते हैं कि ये बॉडी इस इंस्टेंट पर, सबसे जरूरी बात, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग आई सेंटर होता है, आपको बता दें, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि आगे भी बताएंगे, तो पहले ही जान लीजिए कि हर एक मोमेंट पर, हर एक इंस्टेंट पर, हर एक क्षण पर अलग अलग आई सेंटर मिलेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस इंस्टेंट पर, क्योंकि इसी इंस्टेंट पर हम बात कर रहे हैं कि ये लीनियर वेलोसिटी और ये लीनियर वेलोसिटी है, अगले इंस्टेंट पर इस पॉइंट ए और बी का लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, यानी दिशाएं कुछ और हो जाएंगी। जैसे ही दिशाएं कुछ और होंगी तो उनका आई सेंटर भी, उस बॉडी का आई सेंटर भी चेंज होगा। तो हम कह रहे हैं इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट के अबाउट माना जा सकता है कि इस इंस्टेंट पर ये बॉडी इस क्षण इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अबाउट मान सकते हैं आप रोटेट हो रहा होगा उस इंस्टेंट पर, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी पॉइंट को आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है, सिंपली आई सेंटर, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया, यदि VA तथा VB के लंबवत रेखाएं खींची जाए तो ये पॉइंट आई पर एक दूसरे को काटती हैं, तब बॉडी P, ठीक है, बॉडी P इस क्षण पॉइंट आई के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं हम, ठीक है, मान कह सकते हैं, सही बात है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा तर्क दिया है। अब देखते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे फिर आई सेंटर का। तो इस पॉइंट आई को बॉडी P के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या सिंपली इंस्टेंटेनियस सेंटर कहते हैं। यह गुण केवल इसी क्षण दिस इंस्टेंट के लिए वैलिड है, ठीक है, मान्य है, अगले इंस्टेंट पर आई कहीं और होगा, ठीक है, वो स्थिर नहीं रह सकता, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि आई सेंटर बॉडी P के बाहर अथवा इंफिनिटी पर भी हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, अगले फिगर में आपको समझ में आ जाएगा, वो जरूरी है बॉडी P पर ही होगा। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी कॉन्फ़िगरेशन अगर ऐसा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो, तो जब परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो बॉडी के बाहर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए बॉडी लीनियर मोशन कर रहा हो, तो उस समय सारे जो है पॉइंट क्या होते हैं, पैरेलल मोशन कर दें, सारे पॉइंट का वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो अब वहां से परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो जाहिर सी बात है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम पैरेलल लाइंस को मान सकते हैं कहां पे, इन्फिनिटी पर मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सेंटर इन्फिनिटी पर होता है, यहाँ पे आई सेंटर कहां हमको मिल रहा है, बॉडी P के बाहर मिल रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कोई बॉडी है उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर उसी बॉडी पर मिलेगा, उसके बाहर भी हो सकता है, या अनंत पर भी हो सकता है, इन्फिनिटी पर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी नोटेशन है, तो नोटेशन में ये ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बॉडी 3 और 2 के बीच, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे दो बॉडी P और Q, तो वहां पे जो इंस्टेंटेनियस सेंटर था वो P और Q का इंस्टेंटेनियस सेंटर था, ठीक है ना, वो यानी उस इंस्टेंटेनियस सेंटर को PQ से डिनोट करेंगे, किसे डिनोट करेंगे, PQ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज है, उसको QP से नहीं डिनोट कर सकते, PQ से ही डिनोट करेंगे, QP से डिनोट करेंगे वो नहीं मान्य है, ठीक है। मतलब जनरली यही हम लोग फॉलो करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, न्यूमेरिकल ऑर्डर में, जैसे 3-2 से नहीं डिनोट करते हैं, किसे 2-3 से डिनोट करेंगे, भले ही 3 और 2 के बीच में, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि नंबर ऑफ आई सेंटर यानी तत्कालिक केंद्रों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अगर दो बॉडी आपका, अभी हमने देखा, अगर दो बॉडी आपके मोशन कर रहे हो, ठीक है, रिलेटिव मोशन हो रहा, तो उनके बीच कितना आई सेंटर होता है, एक आई सेंटर होता है। अभी हमने देखा ना, जिसको जैसे P और Q बॉडी था, तो P और Q के बीच का जो आई सेंटर था उसको हमने PQ से दिखाया, तो दो बॉडी के बीच एक आई सेंटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आई सेंटर्स की संभावित संख्या क्या होगी, किसके बराबर होगी, यदि n जो है नंबर ऑफ आई सेंटर्स हो और स्मॉल n क्या हो, नंबर ऑफ बॉडीज हो या लिंक्स हो। तो जो कैपिटल N होता है यानी नंबर ऑफ आई सेंटर इज इक्वल टू होता है n(n-1)/2। ये कैसे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास n बॉडी है, ठीक है, n बॉडी है, टोटल लिंक जो है आपके मैकेनिज्म में n लिंक है, तो आपको पता है कि क्या है कि दो को मिलाएंगे, जब n में से कोई दो लेंगे तो एक आई सेंटर आपको मिल जाएगा,
तो यानी क्या होता है एक्चुअली में n में से 2 का लेकर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ऑर्डर में कॉम्बिनेशन में भी ऑर्डर नहीं दिया जाता, यानी NC2 है। अब इसी NC2 को जब आप खोलेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल n-2 होगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे n होगा, यहाँ पे होगा n-2, ठीक है। तो इसको जब आप निकालेंगे तो होगा n-1 सॉरी, और फैक्टोरियल n-2 अपॉन, ये आप जानते हैं, और फैक्टोरियल n-2, तो फैक्टोरियल n-2 से n-2 कट जाएगा, n-1 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 होता है, तो n-1 अपॉन 2 होता है। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ आई सेंटर्स है, और n क्या, स्मॉल n क्या है कि कितने बॉडी हैं। तो अगर आपका 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म, यानी इसमें चार बॉडी हैं, तो उसके 6 आई सेंटर होंगे। जैसे देखिए 4 गुणे 3/2, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 यानी कि 6। कितने आई सेंटर हो गए, 6 आई सेंटर हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं, एक है कैनेडिस थ्योरम। कैनेडिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 बॉडी, देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली बस बता देते हैं कि अगर 3 बॉडी, जैसे यहाँ पे PQR है, वो अगर आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो तीनों के जो आई सेंटर होंगे वो एक लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, कहीं दूर लाई नहीं कर सकते। तो PR जो होगा और PQ जो होगा, ठीक है, और QR जो होगा, वो तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी हमने बता दिया उसका क्या मतलब है, ठीक है। प्रूफ वगैरह सब बताए हैं जब पढ़ाए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे प्रूफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा नाम एरनहोल्ड केनेडी थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए अगला है क्लिंच कंस्ट्रक्शन। ये प्रीवियस के एग्जाम्स में बहुत पूछा हुआ है, ठीक है। हालांकि इस समय आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, हालांकि ये चैप्टर ही बहुत एब्स्ट्रैक्ट रूप में आपका दे दिया है, ठीक है, जो कि ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि पता भी नहीं चलेगा किसी को कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, ठीक है, जो इस बार नए सिलेबस में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हर चीज जो पढ़ाए हैं इसमें आएगा ही, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ही अजीब टाइप से लिखा हुआ है, जो कि किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है या कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, वो सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, सिंपल मतलब लिख दिया गया बस, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, जो कि पिछले के सिलेबस में, पीछे के सिलेबस में लिखा होता था कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो वही चीज है ना, तो बीटेक में ही वो सब चीजें जो जैसे लिखी हुई है वैसे कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। बस ये लिखा गया है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस करिए बाय एनालिटिकल मेथड एंड बाय किसके, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये जो भी हमने पढ़ा अभी तक पूरा ज्योमेट्रिकल मेथड है। अब एनालिटिकल मेथड जो है करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, वो उसमें क्योंकि वो पूरी श्योरिटी के साथ नहीं, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो सिंपली बस हम एक चीज करते हैं, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं, जो एनालिटिकल मेथड से होता है, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड से जो होने वाला है उसको हमने डायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ है कि कैसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एनालिटिकली, यानी कि फार्मूले के माध्यम से, एनालिटिकल समझ सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल मतलब सारा जो है डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, वहां पे फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं एक एक जो है चीज को, ठीक है, एक एक चीज मतलब पिस्टन का वेलोसिटी, ठीक है, पिस्टन का एक्सेलरेशन, उसमें कनेक्टिंग रॉड होता है उसका एंगुलर वेलोसिटी, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि वो हम क्योंकि डायनेमिक्स में उसका यूज है तो हम उसको डायनेमिक्स में ही पढ़ाएं, इसमें नहीं रखे हैं उसको, लेकिन वो इसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम डायनेमिक्स में इसलिए रखें क्योंकि डायनेमिक्स में उसके तुरंत बाद ही फोर्स का एनालिसिस आ जाता है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन पता रहेगा तो फोर्स एनालिसिस कर पाएंगे, तो इसीलिए उसको उसमें हमने रखा था, कोई और रीजन नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्लिंच कंस्ट्रक्शन क्या होता है। क्लिंच कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पर ही खींचे जाते हैं, ठीक है।
तो अभी हम जो है एक्स्ट्रा बना के अभी बताएंगे इसको, अभी जिसको बनाना होगा बना लेगा, लेकिन फिर इसको हम बना के बताएंगे। चित्र में जैसे स्लाइडर कैम मैकेनिज्म का कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम दिखाया गया। जैसे ओ ए बी क्या है, पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, मतलब ये ओ ए बी आपका क्या बन गया, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ओ ए बी ऐसे बना ली। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं और इसको परपेंडिकुलरली उठा लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मिलता है एक्चुअली बी मिलता है, और ये स्मॉल ओ हो जाता है और ये स्मॉल ए। यानी हम जो एक्चुअली डायग्राम जो बना रहे थे ओ ए बी करके, ठीक है, वो क्या है यहीं पे मिल गया। तो यही कहलाता है वेलोसिटी डायग्राम, जो कि 90 डिग्री डायरेक्शन सेंस के, मतलब मान लीजिए अगर क्रैंक आपका इधर की ओर रोटेट कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेटेड है, यानी इसी डायरेक्शन में आप इसको अगर 90 डिग्री ऐसे कर देंगे, रोटेट कर देंगे, तो आपका जो है फिगर मिल जाएगा ये। ठीक है, ये डायग्राम मिल जाएगा। तो वही चीजें हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा गया वेलोसिटी डायग्राम के, जैसे क्या किया, वेलोसिटी डायग्राम के लिए माना OA का लेंथ यानी स्मॉल जो R है, यानी OA की लंबाई है क्या है, VAO को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्केल हमने पहले ही मान लिया। ठीक है ना, जो किसी स्केल पर होगा तब वेलोसिटी डायग्राम के लिए क्या करते हैं, लेंथ OA बराबर ओमेगा R के बराबर होगा, जो कि OA के बराबर, क्योंकि सिंपल सी बात है वो क्रैंक है और क्रैंक का रोटेशन हो रहा है तो ऐसे ही होगा। इससे क्या पता चलता है, इससे वेलोसिटी डायग्राम का स्केल पता चल जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इतना होने के बाद क्या करते हैं, फिर बीए को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमने बढ़ाया है। ठीक है, जैसे वहां पे फिगर में था हमने बढ़ाया था, वैसे ही जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कोई, जैसे ये आपका ओ ए बी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए बी को आगे बढ़ाया गया है और ओ ए को परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बढ़ाया गया। तो यही जो डायग्राम बनता है एक्चुअली ये वाला, यही वेलोसिटी डायग्राम है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बीए को आगे बढ़ाया गया है और ओ से ओबी के परपेंडिकुलर एक क्या किया गया, लाइन खींचते हैं। दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी। ठीक है, इस प्रकार ओ ए बी क्या है, वेलोसिटी डायग्राम को बताता है, जो कि एक्चुअल डायरेक्शन सेंस से 90 डिग्री की ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो एक्चुअली में ये जो डायग्राम बना वेलोसिटी डायग्राम, वो अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेटेड हो गया है। तो अगर एक्चुअल पाना चाहते हैं तो इसको क्या करिए, 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दीजिए, ये होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा, ये होगा, या किसी एंगल पे ये होगा, ये लाइन उतना सही नहीं है मतलब, लेकिन ये होगा। तो ये पॉइंट ओ होगा आपका, ये ए है और ये बी है, तो आपका 90 डिग्री रोटेट कर रहा है ना, तो इस बी को यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, और ये हमारा ए है, तो ओ ए बी और ओ बी, ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी डायग्राम हो गया। ठीक है, इस तरह से उसी पर मिल जाता है हमको, यानी क्लींस कंस्ट्रक्शन में वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम पर ही बना लेते हैं। अब देखते हैं एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, के लिए मान लिया कि आर जो है एफ ए ओ को दिखाता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ दिखाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी में, अब ये सारी चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि एक्सेलरेशन हमेशा दो होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर आपका लीनियर केवल एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ओमेगा अगर कांस्टेंट हो तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका लीनियर मोशन हो रहा है तो कोई उसमें सेंट्रीपिटल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी है सेंट्रीपिटल है, मतलब O1A1 जो लिखा हमने, ये क्या एक्सेलरेशन को बताता है, और ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर यानी वी स्क्वायर आर के बराबर ओ ए के बराबर हो गया। इससे क्या होता है, एक्सेलरेशन डायग्राम का स्केल पता चल जाता है। निम्न पदों में कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, देखते हैं कैसे पूरा होता है। पहला स्टेप ये है, पहले स्टेप में हम करते हैं ए बी को रेडियस तथा क्या करते हैं, ए बी को रेडियस तथा ए को सेंटर मानकर, तो ये
ए बी को रेडियस तथा ए को सेंटर मानकर क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रैग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ए बी को डायमीटर लेकर एक दूसरा सर्कल ड्रा करते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी और डी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अभी हम फिगर में दिखा रहे हैं, ओ बी को बी वन और ए बी को बी ए पर काटता है। अतः ओ वन ए वन बी ए बी वन ये एक्सेलरेशन डायग्राम है, जो कि क्या करते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन सेंस से 180 डिग्री ओमेगा के डायरेक्शन सेंस में रोटेटेड है। या फिर आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, रोटेट नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन का मतलब सेम सेंस होगा। ठीक है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो समझिए इस चीज को, क्या हम कह रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के, ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर मान के, ए बी को रेडियस मान के यहां से क्या करते हैं, एक वो खींचते हैं सर्कल, और ए बी को डायमीटर मान के इसको, ठीक है, और इसको डायमीटर मानना मतलब इसके मिड पॉइंट को सेंटर मानना, सेंटर मान के क्या करते हैं, ऐसे जो है एक सर्कल ड्रा करते हैं। अब ये दोनों सर्कल जहां पे काटे हैं, ये दोनों सर्कल जहां पे काट रहे हैं वही क्या हो गया हमारा, इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जहां पे काटते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन डायग्राम है, जहाँ पे O1 है, A1 है, BA है और ये B1 है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, एक जो है हम एक्सेलरेशन जब पढ़ाए थे तो वो बताए थे। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर वो याद कर लेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम इसको डिटेल में बताएं, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये आपका चैप्टर यहीं पे, इसका रिवीजन यहीं पे एंड हो जाता है। ठीक है, आप लोग सवाल वगैरह लगाए होंगे तो लगा लीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसका एक टॉपिक है जो कि है आपका एक एनालिटिकल मेथड से किसी स्लाइडर का मैकेनिज्म में वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना, तो और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तीनों निकालना, तो हम बता देंगे। ठीक है, वो जब थर्ड चैप्टर आएगा उसी में बता देंगे। ठीक, तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।